मैं प्रोफेसर कुमार रत्नम, सदस्य सचिव, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्रस्तुत हूँ। आज का विषय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवा, शिक्षा और संस्कृति। जब समूचा विश्व कोविड-19 पैंडेमिक की महामारी से एक निराशामयी मन स्थिति के साथ लंबे गहरावास में रहते हुए असहज महसूस कर रहा है, चाहे विकसित राष्ट्र हो अथवा विकासशील राष्ट्र, सभी सामान्य रूप से इस वैश्विक महामारी ने समान रूप से खड़े कर दिए। सभी असहाय हैं। इस स्थिति में भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय चिंतन, भारतीय आध्यात्म और भारतीय मूल्यों की उपादेयता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे अधिक युवा राष्ट्र है। भारत में युवाओं की संख्या लगभग आधे के आसपास है। इस काल में शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित किया है। आर्थिक मंदी तो आई है, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सभी प्रकार की क्रियाओं पर एक प्रकार से विराम चिन्ह सा लगा है, लेकिन शिक्षा पर विशेष रूप से परीक्षाओं का ना होना, पाठ्यक्रमों का पूर्ण ना हो पाना, विभिन्न प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा संस्थानों को संचालित होना तथा भारतीय संस्कृति की उपादेयता, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए इस विषय का चयन किया गया, जो निश्चित रूप से बहुत समसामयिक एवं महत्वपूर्ण है। भारत में युवा या भारतीय युवा, जो आज के व्याख्यान का एक प्रथम घटक है या विचारणीय बिंदु है। युवा सब जहन में आते ही एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है, या हम ये कहें कि कोई भी व्यक्ति प्रौढ़ या वृद्ध नहीं होना चाहता है, जिसका कारण है युवा ऊर्जा का द्योतक होना। युवा एक क्रियाशीलता, शारीरिक विकास और कुछ कर मरने की मानसिकता या किसी प्रकार का नकारात्मकता का विचार या बोध मस्तिष्क में आना ना आना, यह युवा की एक सर्वमान्य परिभाषा कही जा सकती है। भारत एक अजन्मा सांस्कृतिक राष्ट्र है। अनेकों सभ्यताएं पैदा हुई और समाप्त हुई, लेकिन भारत चूँकि निरंतर क्रियाशील सांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में विद्यमान रहा, इसलिए इसको एक अजन्मा राष्ट्र कहा जाता है। जिसका जन्म होता है उसका अंत निश्चित होता है, यानी इसका अंत निश्चित नहीं। तो इस क्रम में अगर हम वैदिक काल से देखें तो युवाओं की प्रतिभा,
युवाओं की बौद्धिक क्षमता निरंतर हमें एक विकास क्रमों में मिलती है देखने को। भारत में जब स्मरण के आधार पर श्रुतियों का लेखन हो रहा था, या हमारी शैक्षिक व्यवस्था युवाओं को प्रदान करने के लिए जिन माध्यमों का उपयोग किया जाता था, वे भी वर्तमान के समान ही थी। ऋषियों के द्वारा स्मृति के आधार पर ज्ञान का स्थानांतरण, उसका अंत में लिपिबद्ध होना, ये प्रक्रिया थी। युवा निरंतर एक क्रियाशीलता और आशा, भारत चूंकि एक आशावादी सांस्कृतिक देश भी है, के अनुरूप नैतिक मूल्यों पर आधारित विविध उपक्रमों में संलग्न था। अरब आक्रांताओं के आने तक भारत में युवा अपने जीवन में चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्यों के निहित उद्यम के लिए शिक्षा या विद्या प्राप्त करते थे। मैं यहाँ शिक्षा और विद्या में भी अंतर स्पष्ट करना चाहूँगा। भारत में विद्या पात्रताम देहि विद्या विनयम ददाति का सिद्धांत था। भारत में विद्या को विनय प्रदान करने का माध्यम माना गया था, लेकिन कालांतर में यूरोपियन या औपनिवेशिक विचारों के कारण भारत में विद्या ने शिक्षा का स्वरूप प्रदान किया और वह रोजगारमुखी हो गई। जो भारत में विद्या मूल्य आधारित थी, वो रोजगारमुखी होकर शिक्षा का स्वरूप प्रदान किया। इसी के अनुरूप भारत में युवाओं का चरित्र निर्माण भी प्रभावित होता रहा। मुगल आक्रांताओं के आक्रमण के बाद भारत में एक प्रतिशोध और संघर्ष का कालखंड प्रारंभ हुआ। इस कालखंड में अनेकों योद्धाओं या युवा शासकों, युवतियों के द्वारा इस प्रतिशोध में संलग्न होकर राष्ट्र के निर्माण में या मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विवेकानंद युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक विश्राम नहीं करो। ये भारतीय युवा के चरित्र व्यक्तित्व का परिचायक है कि भारतीय ऋषि या भारत किस प्रकार से युवाओं के निर्माण को चाहता है, या भारत में युवाओं का किस प्रकार का अपेक्षा की जाती है। यही कारण था मात्र 39 वर्ष की आयु में एक युवा जब देवलोक को प्रस्थान करता है तो उसके कई वर्षों बाद तक उसके व्याख्यान, उसके कार्यों, उसके विचारों, उसके जीवन मूल्यों पर प्रत्येक व्यक्ति गंभीरता से मनन करता है और
अनेकों विचारक अपने अपने दृष्टि से उसका मूल्यांकन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, जबकि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि यदि भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को जानना होगा। यानी इस सारे कथनों का स्पष्ट ये समझा जा सकता है कि युवा राष्ट्र निर्माण में या युवा राष्ट्र की पहचान में किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। भारत में युवाओं की शारीरिक विकास को बौद्धिक विकास से अधिक महत्व दिया गया और शारीरिक विकास से अधिक चरित्र निर्माण को महत्व दिया गया। चरित्र निर्माण शारीरिक और मानसिक बौद्धिक विकास की सतत चलने वाली इस प्रक्रिया को भारतीय वाङ्मय में विद्या कहा गया। शिक्षा का स्वरूप भी भारत में विभिन्न कालखंडों में परिवर्तित होता रहा। वैदिक काल की ऋषि परंपरा पर गुरुकुल आधारित शिक्षा व्यवस्था, ऐतिहासिक काल में कौशल विकास आधारित शिक्षा व्यवस्था और अब आक्रताओं के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था धर्म आधारित व्यवस्था के रूप में देखी जाने लगी और अब प्रभाव शिक्षा पर दिखलाई पड़ने लगे। सामाजिक ताना माना परिवर्तित हुआ। उसके बाद जिस प्रकार से भारत में औपनिवेशिक साम्राज्यवाद स्थापित हुआ और शिक्षा का एक नया स्वरूप हमें देखने को मिलता है। कंपनी काल में 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने के लिए विचार किया गया। तत्पश्चात 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बिहार तथा बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को समझने और उस पर कार्य करने के लिए एक ईसाई प्रचारक और शिक्षाविद विलियम एडम को नियुक्त किया, जिसने भारतीय शिक्षण पद्धति पर गंभीरता से अध्ययन किया। वह भारत में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से भारतीय मूल्यों का ह्रास कर पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना चाहता था। उसने भारतीय शिक्षण पद्धति, भारतीय जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था, गुरुकुल व्यवस्था को एक नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया, जिसके बाद कंपनी काल में शिक्षा को लेकर प्राच्यवादियों और पाश्चात्यवादी चिंतकों में एक बड़ा विमर्श खड़ा हुआ। प्राच्यवादी चिंतकों में विलियम जोन्स, विलियम प्रिंसेस, चार्ल्स वेक्सिंग एवं विल्सन आदि प्रमुख थे, जबकि पाश्चात्यवादी चिंतन का मुख्य कार्य टीवी मैकाले और जेम्स मिल कर रहे थे। दोनों की सोच विपरीत थी। प्राच्यवादी भारतीय शिक्षण व्यवस्था को मूल रूप से परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं थे।
जबकि पाश्चात्यवादी विचारक शिक्षा के स्वरूप को, के मूल स्वरूप को नष्ट कर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, जैसा मैकाले ने लंदन में तथा कई स्थानों पर कहा भी, मैं भारत में एक ऐसे पढ़े लिखे वर्ग का निर्माण करना चाहता हूँ जो कि मानसिकता से अंग्रेज हो और रक्त से भारतीय हो, वो अच्छे सेवक हों, ए गुड सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट की कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और उसके आधार पर भारतीय शिक्षा में पाश्चात्यकरण की व्यवस्था को प्रारंभ किया। और 1834 में ही लॉर्ड मैकॉले अपना एक स्मरण पत्र लंदन की संसद में प्रस्तुत करता है भारतीय शिक्षा के विकास के अनुक्रम में, और उसके अनुपालन में भारतीय शिक्षण व्यवस्था का साम्राज्यवादी स्वरूप विकसित होने लगता है। पाश्चात्य विचारों का शिक्षा में आना, भारतीयता से स्मृति भ्रंश का बोध उत्पन्न करना, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का विकास करना, और लगभग 2 दशक बाद इस क्रम को चलते 1854 में बोर्ड ऑफ डिस्पैच नाम का एक शिक्षा आयोग भारत में आता है, जो पुनर्समीक्षा करता है पूर्व में किए गए ईसाई धर्म आधारित पाश्चात्य शिक्षा का, और महिला शिक्षा की प्रथम बार यहाँ पर बात की जाती है। जबकि भारत में प्राचीन काल से ही महिला शिक्षा, नारी शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन मध्यकालीन आक्रांताओं के कारण जो व्यवस्था समाप्त हुई थी, उसका श्रेय लेने के उद्देश्य से भारत में महिला शिक्षा की वकालत की जाने लगी। और 1882 में हंटर आयोग की स्थापना की जाती है, जिसमें भारत में पृथक रूप से एक शिक्षा विभाग स्थापित कर और शिक्षा में व्यवसाय को केंद्र में रखकर शिक्षा पठन पाठन और पद्धति का प्रारंभ होता है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होना, जिसमें भारत में शिक्षा और शोध की प्रथम बार शोध पर चर्चा विचार इस आयोग के माध्यम से देखने को मिलते हैं। इसी अनुक्रम में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा मंत्रालय की स्थापना होने के बाद विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के उद्देश्य से सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की स्थापना, उसके बाद विभिन्न समितियों का बनना, 1952 में मुदालिर आयोग माध्यमिक शिक्षा को लेकर उसको सुधार की दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रकार की प्रतिमानों को स्थापित करते हुए इस आयोग ने अपनी सिफारिश रखी गई, उस पर कुछ क्रियान्वयन भी हुआ। फिर 1964 में कोठारी आयोग की स्थापना होना, कोठारी आयोग के द्वारा मूल रूप से उसका उद्देश्य औपनिवेशिक मूल्य आधारित शिक्षण व्यवस्था को भारतीय जामा पहनाना था, जिसको लेकर विभिन्न प्रकार के विचार मंथन अनुशीलन किए गए। कालांतर में अनेकों समितियों का निर्माण किया गया शिक्षा के विकास के लिए, रोजगारमुखी शिक्षा, विभिन्न संकायों का निर्माण, विश्वविद्यालयों की स्थापनाएं, शिक्षा का निरंतर विकास होता रहा। 1992 में भारत सरकार ने
एक नवीन शिक्षा नीति आचार्य राममूर्ति के अध्यक्षता में निर्माण करने के उद्देश्य से पुनः एक बड़ी समिति का गठन किया गया। इस समिति में भारतीय विश्वविद्यालयों की दिशा और दशा, माध्यमिक प्राथमिक सभी शिक्षाओं को पर विचार करने के उद्देश्य से एक नवीन रोजगारमुखी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से एक नवीन शिक्षा नीति को लाया गया। लेकिन ये शिक्षा नीति अपने कागजी स्वरूप में रही, कुछ हद तक कार्य हुआ, लेकिन उनकी पूर्णतः से पूर्ण सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका। पुनः इस मध्य कई समितियों का निर्माण हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न परिषदों ने शिक्षा का विचार मंथन किए जाते रहे, लेकिन 1977 में पुनः एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर चिंता व्यक्त की गई और अंतरिक्ष वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक नवीन शिक्षा नीति, जो वर्तमान में जिस पर काफ़ी मनन चिंतन विमर्श हो रहा है। तो इस प्रकार से हम जब देखते हैं समग्र भारत में वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक जिस प्रकार से शिक्षा के स्वरूप में बदलाव आया, शिक्षा काल समय और परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती रही और भारत में एक नवीन प्रतिमान स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न संस्थाओं का गठन हुआ, IITs के रूप में, IIM के रूप में। लेकिन भारत जो कि कौशल विकास आधारित, चरित्र निर्माण आधारित, मूल्य आधारित शिक्षा, ज्ञानोपार्जन के लिए सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से विद्या, इस सिद्धांतों पर स्वतंत्रता के बाद अपेक्षा कर रहा था। लेकिन किन्हीं कारणों से स्वतंत्रता के 5 दशकों तक, स्वतंत्रता के बाद 5 दशकों तक जिस प्रकार से पूरी भारतीय शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा, एक निश्चित वैचारिक मानसिकता से ग्रसित रही, जो भारतीय चिन्हों, भारतीय प्रतीकों, भारतीय व्यक्तित्वों, भारतीय परंपराओं, भारतीय मूल्यों से न केवल अपरिचित थे, बल्कि वो भारतीय शिक्षा में उनको स्थान भी प्रदान करना नहीं चाहते थे। इन्हीं सब कारणों से भारत की शिक्षा मूल्यों से दूर होती चली गई और ज्ञानोपार्जन के स्थान पर रोजगार उपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई। वर्तमान परिदृश्य में जब हम वैश्विक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, तब देखते हैं कि संपूर्ण विश्व, जहाँ भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय परंपराओं, भारतीय चरित्र को एक आशान्वित रूप से देख रहा है, और भारत भी क्योंकि विश्वगुरु था, विश्वगुरु रहा और किन्हीं हदों तक विश्वगुरु है, जो आज विश्व में मार्गदर्शन भी देता है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए भारत भी एक आत्मनिर्भर शिक्षा के विकास की ओर अग्रसर है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में जिस कौशल विकास की ओर संकेत किया था और हर हाथ को काम की बात कही थी, वो कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा पद्धति की ओर भी इंगित करता है। कौशल विकास निश्चित रूप से रोजगार को देने वाला होगा, लेकिन भारत में अब प्राचीन काल से ही कौशल विकास को शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान रहा। यही कारण था कि भारत में जनपदीय व्यवस्था होने पर छोटे छोटे ग्रामों में
विभिन्न प्रकार के कौशल से युक्त धातु का निर्माण करने वाले हों, शिल्पकार हों, कलाकार हों, चित्रकार हों, चर्मकार हों, सभी अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा में कौशल के आधार पर पारंगत होते थे और इसी कारण से गांवों से नगरों में पलायन की प्रक्रिया नहीं होती थी। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में भारतीय शिक्षण पद्धति अत्यधिक उपादेय है। हाँ, जिस प्रकार की हम प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर भारतीय शिक्षा, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि भारतीय शिक्षा में जिस प्रकार से प्रौद्योगिकी का प्रवेश हुआ है, वो एक सहज स्थिति तो नहीं है, क्योंकि हम संवाद के माध्यम से व्यक्तिगत पर्सनल इंटरेक्शन से टेक्नोलॉजी के आधार पर यहाँ शिक्षण व्यवस्था लंबे समय तक स्थापित रही। आज दृश्य श्रव्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से जब हम शिक्षा के माध्यम के रूप में चुनते हैं तो थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन अब हम देखें आज 100 दिवसों के बाद जिस प्रकार से प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालयीन स्तर तक शिक्षण व्यवस्था प्रौद्योगिकी आधारित हुई है, सेमिनार से लेकर व्याख्यान तक, व्याख्यान से लेकर बैठकें तक, बैठकों से लेकर विभिन्न परिषदों के आयोजन तक, सभी प्रकार के आयोजन इस दृश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी के यूज से सफलतापूर्वक संपादित हो रहे हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा हमें इन्हीं माध्यमों के माध्यम से ग्रहण करनी है, उसके साथ समझौता करना है, क्योंकि ये परिस्थिति अनिश्चितकालीन है। अभी वैक्सीन नहीं है, अभी किसी प्रकार का इसका अंत दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो इन दृष्टियों को देखते हुए आज के युवा की एक बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है। जैसा कि एकाएक प्रधानमंत्री जी का चीन के ऐप्स को बंद करना, भारतीय युवाओं का आह्वान करना कि वो इस दृष्टि में काम करें, निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। आज आत्मनिर्भरता भारत का एक महती आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि एक कहना चाहिए विश्व के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में भी आत्मनिर्भर होना भारत के लिए आवश्यक है। आत्मनिर्भरता हमें आर्थिक रूप से तो होना ही है, सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भरता को अपनाना होगा। यह बड़ा एक व्यवहारिक सा पक्ष दिखलाई पड़ता है। शोध के संदर्भ में मैं अगर चर्चा करूं तो जब हम कोई अध्येता, भारतीय अध्येता, विशेषकर शोध छात्र जो अभी शोध के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और अपना शोध पत्र लिखता है, तो सर्वप्रथम वो ये प्रयास करता है कि वो पाश्चात्य विचारकों, चिंतकों, विद्वानों को उद्धृत करे। जब तक किसी आलेख में, शोध पत्र में, रिसर्च पेपर में वो इंग्लिश सोर्सेज का यूज़ नहीं करता है तो उसको स्वयं भी संतुष्टि नहीं होती है, जिसके कारण वो द्वितीय प्रयुक्त उन स्रोतों को प्रयोग करता है जो उसने मूल रूप में नहीं देखे। जबकि भारतीय स्रोत उपलब्ध हैं, देखे जा सकते हैं, उनका अध्ययन किया जा सकता है, उनको उद्धृत किया जा सकता है, लेकिन शोध की वैशिष्टता को दृष्टिगत रखते हुए मन स्थिति को संतुष्ट करने के लिए वो पाश्चात्य अंग्रेजी माध्यम के विचारकों को उद्धृत करता है। इस मन स्थिति से भी बदलना होगा। यदि हमें आत्मनिर्भर शोध की ओर बढ़ना होगा तो हमें उपलब्ध अपने भारतीय स्रोतों को केंद्रित होकर शोध की रचना करना होगी। निश्चित रूप से भारतीय संदर्भ में इतिहास का विद्यार्थी हूँ। इतिहास में पौराणिक, वेद, पुराण, स्मृति, महाकाव्य आदि संदर्भ, अनेकों संदर्भ मिलते हैं, लेकिन हमारी ऐसी औपनिवेशिक मानसिकता रही जिसके कारण लंबे समय तक हम पाश्चात्य विचारकों को महत्व देते रहे और हमने उनके विचारों को रेखांकित किया, उद्धृत किया। इस मन स्थिति से भी बचना होगा,
शिक्षा में यदि शोध की उत्कृष्टता को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है तो निश्चित रूप से हमें अपने स्थानीय स्रोतों और भारतीय स्रोतों का उपयोग करना होगा। भारत का शोध भारतीयों के द्वारा हो, भारतीयों का हो, भारतीय मानसिकता से हो, भारतीय चित्ती के अनुरूप हो, भारत के गौरव को बढ़ाने वाला हो, तभी भारत का शैक्षिक वातावरण आत्मनिर्भर होगा, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अति प्रासंगिक है। अब अगला प्रश्न उठता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति। निश्चित रूप से जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र है, जीता जागता राष्ट्र है। चरवहती के सिद्धांत पर आधारित चतुर्थ पुरुषार्थ की जीवन शैली पर भारतीय संस्कृति का निर्माण होता है। भारतीय संस्कृति एक वैशिष्टता की संस्कृति है जो आशावाद पर आधारित है, जो त्याग, संकल्प, ऋण, योग, ज्ञान परंपरा पर केंद्रित है। संस्कृति व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध, धर्म, कला, साहित्य, मनोरंजन, समाज व्यवस्थापन, जीवन मूल्य इत्यादि के सामिष्ट प्रकृति को ही हम संस्कृति कहते हैं। ये एक सर्वस्वीकार सांस्कृतिक परिभाषा है। संस्कृति किसी समाज के मानस पर पहुंचने वाले प्रभावों की प्रवृत्ति का द्योतक है। भारतीय संस्कृति शब्द से एक विशिष्ट भू सांस्कृतिक क्षेत्र का बोध होता है। राष्ट्र, भारत चूंकि एक राष्ट्र है, इट इज़ नॉट ए नेशन। those are the student of the political science might be questionable on my issue that what is the difference between nation and the राष्ट्र। राष्ट्र एक भारतीय अवधारणा है। राष्ट्र की परिभाषाएं हमें पुराणों में, भारतीय वाङ्मय में, भारतीय प्राचीन साहित्य में अति प्राचीन काल से मिलती है, जबकि नेशन इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। इट इज एन यूरोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट विच हैज़ कम इन द 14th और 13th सेंचुरी। 13वीं-14वीं शताब्दी में राष्ट्र की अवधारणा का आना, जो राज्य को द्योतक है, जो प्रशासनिक इकाई को परिभाषित करता है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक भूभाग है, जबकि राष्ट्र एक सांस्कृतिक विशेष प्रकार के जीवन पद्धति पर आधारित, मूल्यों पर आधारित जीवन व्यतीत करने वाले समूह की प्रशासनिक इकाई के रूप में माना जाता है, जबकि नेशन एक भौगोलिक सीमाओं में घिरे हुए किसी भूखंड को एक प्रशासनिक इकाई माना जाता है। तो ये हमें समझना होगा कि भारत एक राष्ट्र है, ना कि नेशन। राष्ट्र है तो राष्ट्र की संस्कृति के प्रतिमान भी सांस्कृतिक रूप से होते हैं। भारतीय चतुर्थ पुरुषार्थ, वर्णाश्रम व्यवस्था, 16 संस्कारों की परंपराएं, ये भारतीय संस्कृति के मूल में निहित हैं। अरविंद भारतीय संस्कृति को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि ज्ञान, विज्ञान, कला, चिंतन और नैतिकता, दर्शन, धर्म से मनुष्य के वास्तविक, ये सब मनुष्य के वास्तविक व्यापार हैं, और इन वास्तविक व्यापार से ही संस्कृति का निर्माण होता है। यानी कि ज्ञान, विज्ञान, कला, चिंतन, नैतिकता, दर्शन, धर्म, इन सब का सामिष्ट रूप ही हमारी संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति में जिसका मूल आधार त्याग, समर्पण, जहाँ ऋण की विभिन्न प्रकार के ऋण बतलाए गए हैं, पितृ ऋण, गुरु ऋण, जननी ऋण, इस प्रकार की अवधारणा पर आधारित हमारी संस्कृति, जहाँ की परंपराएं लोक में बसती हैं, लोक संगीत में बसती हैं, लोक गीतों में बसती हैं, विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत इतने व्यवहारिक होते हैं, उसमें उस सारा का सारा परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य हमें देखने को मिलता है। तो जहाँ इस प्रकार की सांस्कृतिक गंभीर परंपराएं जिस संस्कृति में निहित हों, जहाँ के मूल्य
इतने संवेदनशील हों, जहाँ की परंपराएं, जहाँ त्याग, और इन सब से ऊपर भारत सदैव ही एक आशावादी संस्कृति रही है, कभी जो वर्तमान में अत्यधिक उपादेय है। जब समूचा विश्व निराशा की मन स्थिति में है, निराश है, लेकिन भारत आशावान है। भारत, भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति, भारत एकमात्र देश है जहाँ पर 3 प्रकार की भोज व्यवस्थाएं ऋषियों ने बतलाई हैं, जिसमें एक देवों के लिए भोजन व्यवस्था, एक जनसाधारण के लिए और असुरों के लिए। तो इस प्रकार जहाँ पर कि भोजन एक वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थाएं हों, जीवन का जीने का तरीका स्वच्छता पर आधारित हो, जो आज संपूर्ण विश्व जिस स्वच्छता को लेकर, सैनिटाइज़र के यूज़ को लेकर, हाथ धोने को लिए निरंतर विज्ञापनों का आना, ये तो भारतीय संस्कृति का एक अभाज्य अंग है। हम तो किसी इष्ट की पूजा भी करते हैं, किसी देवता की भी पूजा करते हैं, तो भी प्रत्येक कृत्य के बाद पुरोहित हमसे कहता है हस्तम प्रक्षालयामि, हाथ धोइए। पुष्प चढ़ाने के बाद भी हम हाथ धोते हैं। तो कोई नवीन प्रक्रिया, परंपरा नहीं है, भारतीय संस्कृति का एक अंग है स्वच्छता। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक इसकी उपादेयता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्वच्छता की दृष्टि से भी भारतीय संस्कृति अत्यधिक उपादेय है, प्रासंगिक है। अभिवादन के प्रकारों को लेकर जिस प्रकार से इसकी स्वीकार्यता बढ़ी है विश्व में, नमस्ते अभिवादन को पूरे विश्व ने स्वीकार किया है। अभी हमने देखा कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री जब विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी परिषद की बैठक में अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित होते हैं, तो किस प्रकार से पूरी परिषद खड़े होकर नमस्ते का संबोधन करती है। ये भारतीय संस्कृति की स्वीकार्यता है, उपादेयता है, प्रासंगिकता है। और इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमारे यहाँ कभी भी कोई व्यक्ति घर में पादुकाओं के साथ प्रवेश नहीं करता है। भाई आज कहा जा रहा है, समूचा विश्व, पाश्चात्य जगत इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हमें पादुकाओं को बाहर रखना चाहिए, हाथों को स्वच्छ करना चाहिए, पैरों को धोकर आना चाहिए संक्रमण से बचने के लिए। लेकिन हमारी जीवन की पद्धति है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परंपराओं पर आधारित है, भारतीय संस्कृति धर्म आधारित है। धर्म का तात्पर्य संप्रदाय से नहीं रहा कभी भी। धर्म जो धारण करने योग्य यथा धार्यति जैसा कहा गया है, इस प्रकार के उपक्रमों पर आधारित भारतीय संस्कृति सदैव उपादेय है। और विशेषकर औपनिवेशिक काल में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचा और पाश्चात्य प्रभावों का बढ़ना, युवाओं में पाश्चात्य जीवन शैली का आकर्षण, आध्यात्मवाद के स्थान पर भौतिकवाद का द्वंद्व और द्वंद्व में सरलता का मार्ग भौतिकवाद, ये सारी लक्षणाएं हमें ऐश्वर्य तो प्रदान कर सकती हैं, लेकिन वह तत्कालीन होगा। आध्यात्म हमें मानसिक शांति जो दूरगामी होता है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, वो स्वीकार करना होगा। आज युवाओं से अभिभावकों का एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि हमारा बच्चा, हमारा तरुण या युवा अभिभावकों की सुनता नहीं है, वो सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। उसका कारण कभी गंभीरता से किसी ने सोचा? इस पर मनन करने की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति को केंद्र में रखकर अनुशीलन करने की आवश्यकता है। आज एक सामान्य सी स्थिति, मानसिकता का निर्माण हुआ है। जब, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि विद्या ने शिक्षा का स्वरूप ले लिया, उसके परिणाम स्वरूप आज पैकेज महत्वपूर्ण हो गया है। आईआईटी से अध्ययन प्राप्त करने के बाद एक युवा एक बड़े पैकेज को प्राप्त करता है,
तो वो अपने शारीरिक श्रम के स्थान पर मानसिक श्रम में ही मात्र रह जाता है और उसका जीवन एक कंप्यूटर तक सीमित हो जाता है। और युवा होने से पूर्व जब शिशु काल में जब उसको अपनी माँ के स्तनपान की आवश्यकता होती है तो 5-7 अवधारणा के अंतर्गत वो माँ अपने सौंदर्य को प्राथमिकता भौतिक बात को दृष्टिगत रखते हुए सौंदर्यपान कराने के स्थान पर उसको वैकल्पिक भोजन प्रदान करती है। फिर उसके बाद जब वो बालक अपनी माँ के सीने से चिपटकर उससे संवाद करना चाहता है, लेकिन माँ अपने कार्यालयीन कार्यों में व्यस्त होना अथवा अन्य उपक्रमों में संलग्न होना, मातृत्व से दूर होना, उसको मोबाइल पकड़ा देती है। बच्चा उस मोबाइल में उलझ जाता है, मातृत्व का संपर्क टूट जाता है। उसकी जिस प्रकार की मानसिकता का निर्माण प्रौद्योगिकी के साथ होता है तो निश्चित रूप से वो भौतिकवादिता की ओर प्रभावित होता है और वो आध्यात्म, स्नेह, आदर, संस्कार, मूल्यों से दूर होता चला जाता है। आज के युवा से हम अपेक्षाएं तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों पर दृष्टिपात नहीं करते, जिसके कारण आज युवा दिशा भ्रमित हो गया है। आज प्रत्येक माता पिता अपने पुत्र पुत्री को इंजीनियर बनाना चाहते हैं। कितने अभिभावक हैं जो सामाजिक विज्ञान के विषयों की ओर अपने पुत्र पुत्रियों को प्रेरित करते हैं, कित मूल्यों के ऊपर अध्ययन करने के लिए कहते हैं। कितने हैं कि जो भारतीय संस्कार परंपराओं को उनके जीवन में बतलाते हैं, लेकिन संवादहीनता की स्थिति है, समय का अभाव है। इन सारी परिस्थितियों में युवा शिक्षा और संस्कृति तीनों ही प्रभावित होती चली गई। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से परिदृश्य बदला है, सामाजिक परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं। आज ना चाहते हुए भी संयुक्त परिवार के रूप में रहना पड़ रहा है, गृहवास के रूप में। हमें संस्कारों की ओर सोचना पड़ रहा है, समय है, माँ बाप के साथ रहने का अवसर है। और वैश्विक वातावरण में भारतीय संस्कृति की उपादेयता बढ़ी है। उस दृष्टि से भी भारत में एक नवीन दिशा का सृजन होना और भारत के प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भरता के बोध को जगाना, युवाओं का आह्वान करना, राष्ट्र को कौशल निर्माण और स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना, शिक्षा के समूचे मूल को भारतीय आधारित केंद्रित करना, मूल्य आधारित शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने के लिए पूर्व के मापदंडों के आधार पर शैक्षिक शोध व्यवस्थाओं को स्थापित करना, ये सारी की सारी परिस्थितियां भारत के लिए वर्तमान में काफ़ी अनुकूल हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि हम कूटनीतिक स्थितियों पर दृष्टिपात करते हैं तो देखने को मिलता है कि इस वैश्विक महामारी का उत्तरदायित्व लेने के स्थान पर एक बड़ी शीघ्र महाशक्ति बनने का उत्सुक राष्ट्र किस प्रकार से सीमा विस्तार में संलग्न हो जाता है और अपने पड़ोसी राष्ट्रों को अनेकों कठिनाइयों में डालने का प्रयास करता है। लेकिन भारत उनका किस प्रकार से कूटनीतिक आधार पर वैश्विक वातावरण का निर्माण कर अपने पक्ष में बड़ी सहजता से परिस्थितियों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में परिवर्तित कर कूटनीतिक सफलता प्राप्त करता है। ये कूटनीतिक सफलता भी तभी संभव है जब भारतीय चिंतन, भारतीय मनन, भारतीय आध्यात्म को केंद्र में रखकर किए गए कृत्यों को किसी भी शासनाध्यक्ष के द्वारा अपनी नीतियों का निर्माण किया जाता है।
चाहे वो हमारी विदेश नीति हो, चाहे हमारी गृह नीति हो, शिक्षा नीति हो, कृषि नीति हो, कोई भी नीति निर्धारण हो, यदि हम उसमें भारतीयता को, अपने मूल्यों को केंद्र में रखकर अगर निर्माण होगा और आत्मनिर्भरता को केंद्रित किया जाएगा तो निश्चित रूप से हम विश्व में एक सशक्त राष्ट्र या शक्ति के रूप में स्थापित ही नहीं होंगे, बल्कि विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता भी भारत में है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय युवा अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति में है। सेना से लेकर प्रौद्योगिकी के विकास तक, कृषि के मार्ग से लेकर व्यापार तक, प्रत्येक क्षेत्र में भारतीय युवाओं ने अपने परचम फहराए हैं। चाहे मीडिया का क्षेत्र रहा हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र रहा हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का काल रहा हो, अपने जीवन की आहुति देकर अहम को पूर्ण किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में अगर हम दृष्टि डालें तो अनेकों युवाओं ने, चाहे भगत सिंह हो, रासबिहारी बोस हो, हो, कोई भी, अनेकों आज़ाद हों, अनेकों ऐसे युवाओं ने इस देश में स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की चिंता न करते हुए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया। तो वही अपेक्षा आज वर्तमान में युवाओं से है। युवा चूँकि भारत में बहुसंख्यक है, भारत एक युवा राष्ट्र है, भारत की दिशा और दशा को बदलने की क्षमता है। भारत के युवा समस्त विश्व में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिस प्रकार से अपना परचम लहरा चुके हैं या लहरा रहे हैं, उन सब को देखा जाए तो निश्चित रूप से भारतीय युवा एक महत्वपूर्ण वैश्विक केंद्र में है। वे अपने बौद्धिक क्षमताओं के साथ, और तो क्रीड़ा के क्षेत्र में भी युवा अपने प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में अब भारत का युवा पीछे नहीं है। और भारत में शिक्षा का स्वरूप भी जिस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है और भारतीय संस्कृति के अनुरूप हो रहा है, तो इस वर्तमान स्वरूप में भारत की शिक्षा और युवा दोनों ही उपादेय है, प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से अगर हम समग्रता के साथ देखें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहां संपूर्ण विश्व एक घोर निराशा की स्थिति में है, भाई भारत का युवा प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने बौद्धिक विकास के साथ साथ प्रौद्योगिकी विकास में नए नए ऐपों का आना, नए नए प्रकार की प्रौद्योगिकी का विकसित होना, इसी काल में बहुत सारे ऐसे अनुसंधान का होना इस बार इंगित करता है कि भारत का युवा आशावादी है, आशामान है। उसके मन में किसी प्रकार की निराशा का बोध या भाव नहीं है। भारतीय संस्कृति जो कि मूल आधारित है, मैंने पूर्व में भी कहा, चतुर्थ पुरुषार्थ के आधार पर है, जहाँ पुरुषार्थ ही सर्वोपरि है। इसको दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संस्कृति की उपादेयता इस वैश्विक काल में जिस प्रकार से बढ़ी है, निश्चित रूप से यह हमारे लिए एक शुभ संकेत है और विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित भारत का होने वाला है। इन सभी चीज़ों को हम अंत में यही कहेंगे कि भारत का युवा, भारत की शिक्षण व्यवस्था, वर्तमान अनुकूल परिस्थितियाँ, वैश्विक वातावरण, कूटनीतिक संबंध, राष्ट्रीय परिदृश्य, भारतीयता का बोध और राष्ट्रीयता का सर्वोपरि होना राष्ट्र के लिए एक शुभ संकेत है। मैं इस व्याख्यान के माध्यम से आज समस्त देश के युवाओं का आह्वान करता हूं कि भारत के आत्मनिर्भरता में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दें और एक आशावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए इस वैश्विक महामारी से संघर्ष करने में सफल हों। और मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि शीघ्र ही इस वैश्विक महामारी से समूचे विश्व को मुक्ति मिले और हम एक स्वस्थ वातावरण में एक न्यू वर्ल्ड में प्रवेश करें और भारत एक आत्मनिर्भर होकर विश्व वैश्विक पटल पर अपनी स्थिति का निर्माण कर सके।